हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम गैप के जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर द टू एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। नंबर वन इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में मैंने बताया था कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और एक को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग का जो तरीका है, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में हम जो लेक्चर आगे जो है डिलीवर करेंगे यहाँ पर। अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो पूरा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, तो चलिए अभी आप नोट कीजिए कि हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं, दो, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। हर डेबिट, जितना आपने अमाउंट डेबिट में किया होगा उतना ही अमाउंट जो है क्रेडिट भी करना होगा आपको। डेबिट साइड जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड जो है क्रेडिट साइड भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए, ये डेबिट क्रेडिट क्या है, एक्चुअल में ये अकाउंट की साइड्स हैं। अकाउंट मीन्स, देखिए अकाउंट को सबसे पहले लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, मीन्स काउंट करना। अकाउंट मीन्स काउंटिंग करना। आपके पास कुछ इनकम आती है, सपोज आपके पास सैलरी आई 10,000 की, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आया 20,000 का, टोटल इनकम कितनी आ गई 30,000। दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया और कितना पैसा बन गया आपके पास 30,000। उसमें से अब आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करते जाते हो। ओके, सपोज आपने कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स ली, कुछ अपने लिए करियाना की आइटम्स ली, घर के लिए कुछ हाउस होल्ड आइटम्स ली, तो सपोज वो खर्चा आपका 5,000 का आ गया, तो 30,000 में से 5,000 आप डिडक्ट करेंगे। सेविंग कितनी होगी आपके पास, 25,000। ओके, वो जो इनकम का जो अकाउंट था आपके पास, जो इनकम आप काउंट कर रहे थे पहले, उसमें से आपने 5,000 डिडक्ट कर दिया और रिमेनिंग कितना बैलेंस रह गया आपके पास, 25,000 का। वही काम हम अकाउंट में भी करते हैं। अकाउंट एक टी फॉर्म की शेप में होता है, इस फॉर्म में, ये फॉर्म होती है अकाउंट की। एक साइड हम डेबिट लिखते हैं और एक साइड हम क्रेडिट लिखते हैं। यहीं पर वो जो आप ऐड और अभी आप माइनस कर रहे थे, जो मैं आपको जुबानी बता रहा था, वही काम हम यहां पे भी करते हैं। किसी अकाउंट में डेबिट करना मींस ऐड करना होगा, और किसी अकाउंट में क्रेडिट करना, किसी आइटम को क्रेडिट साइड डालना, वो ऐड करना होगा। इसका वाइस वर्सा भी यही है। किसी अकाउंट में डेबिट करना मींस माइनस करना होगा, ओके, और किसी अकाउंट में क्रेडिट करना भी माइनस होगा। वो हम आने वाले लेक्चर में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन वो प्लस और माइनस वाला जो काम है ना, जो हम ऐसे जुबानी करते हैं कि मेरे को 10,000 यहाँ से आया, 20,000 ये इनकम थी, टोटल 30,000 बन गई, माइनस इसमें से 5,000 मैंने एक्सपेंसेस कर दिए, पीछे बैलेंस कितना बचा, 25,000। वो प्लस और माइनस इस यहाँ पर किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट साइड एंट्रीज को रिकॉर्ड करके। तो ड्यूअल एस्पेक्ट भी उसी की बात करता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। देन इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, होपफुली मे बी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज राहुल है, राहुल एक पर्सन है एंड राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस। ओके, राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, राहुल लिमिटेड कंपनी। राहुल लिमिटेड कंपनी, ये बिजनेस स्टार्ट किया राहुल ने। राहुल ने इसके अंदर 1 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया। कितना पैसा गया बिजनेस के अंदर, राहुल ने कितना पैसा डाला इसमें, 1 लाख रुपीस। डबल एंट्री बुक कीपिंग में भी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल ऐसे ही दी थी वहां पर। या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी याद रखना आपने। इस कंसेप्ट को समझने के लिए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उन दोनों को साथ साथ लेकर चलिएगा। देखिए, अब देखिए, राहुल ने जब इसके अंदर बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो दो एस्पेक्ट आए ट्रांजैक्शन के या नहीं आए। बिजनेस के पास क्या आया, क्या आया बिजनेस के पास, इसको मिल गया कैश, यानी कि एसेट आई। किस फॉर्म में एसेट आई, कैश की फॉर्म में। और याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बोथ द एंटिटीज दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ओके, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर कोई ऑनर जो है वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी कंपनी के अंदर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कंपनी के लिए कैश तो आया, लेकिन वो उसको ट्रीट करेगी लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी ट्रीट करेगी। ओके, तो एक तो कैश आया बिजनेस के पास 1 लाख का, और साथ ही साथ क्या हुआ, इस बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी भी राइज हो गई, लाइबिलिटी भी राइज हो गई। ओके, और उस लाइबिलिटी को क्या कहा जाता है, कैपिटल। याद होगा आपको कि जब ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसके पैसे को बिजनेस क्या कहता है, ये मेरी कैपिटल है, या इसे इक्विटी भी कहते हैं, और इक्विटी, EQUITIES, इक्विटीज बोल दो, ये इक्विटी का ही है। तो कितने का कैश आया, 1 लाख का, और कितने की लाइबिलिटी बनी, 1 लाख की, लाइबिलिटी भी 1 लाख, और एसेट भी कितने की, 1 लाख की। देखिए, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। फिलहाल आप इस ट्रांजैक्शन से समझिए, डेबिट क्रेडिट को छोड़िए। आप पहले यहां पर देखिए कि राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, बिजनेस के पास क्या आया, कैश, लेकिन बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी भी बन गई, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल या इक्विटी। ओके, और ये देखिए बोथ अमाउंट जो है, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, दोनों क्या है, इक्वल, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा मैं। ये तो था जो ओनर ने पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर। अब सपोज ये बिजनेस क्या करता है, राहुल लिमिटेड कंपनी क्या करती है, बैंक से भी कुछ अमाउंट जो है बोरो करती है। अब नेक्स्ट क्या है, कहां से बोरो करेंगे, बैंक से। कितना बोरो किया, दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटी। जो अंदर की लाइबिलिटी है उसे क्या कहा, अंदर की मीन जो ओनर की लाइबिलिटी है, ओनर ने भी पैसा लगाया था ना, दैट इज कॉल्ड इक्विटी या कैपिटल। और जो बाहर से अगर कोई पैसा आपने लोन लेकर आए हैं या बोरो किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड लाइबिलिटीज, उसे क्या कहा जाता है, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो बैंक से पैसा लिया, कितना लिया, सपोज 2 लाख, और बैंक को क्या कहा जाता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। जो बैंक से आपने लोन लिया होगा, LIA, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने की आ गई, 2 लाख की। अगर बैंक से आपने लोन लिया, चलिए लाइबिलिटी तो बनी, आउटसाइड लाइबिलिटी बनी, वो बिल्कुल बन गई, साथ ही साथ बिजनेस के पास कैश भी आ गया, और कैश बढ़ गया। कितना कैश बढ़ गया, पहले 1 लाख था, 2 लाख और ऐड कीजिए इसमें, 2 लाख का कैश और आ गया। अब देखिए क्या हुआ, ये साइड भी 3 लाख और ये साइड भी 3 लाख। क्लियर है गाइस? सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट किया ओनर ने 1 लाख रुपया, उस कंपनी के लिए कैश भी आया और उस कंपनी के लिए दूसरी साइड बाय साइड लाइबिलिटी भी बन गई। कितने की, 1 लाख की लाइबिलिटी और 1 लाख का कैश भी आया। नंबर 2 क्या किया, उस कंपनी ने कुछ पैसा कम पड़ गया और बैंक से लोन लिया, कितने का, 2 लाख का, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड लाइबिलिटीज। लेकिन देखिए लोन अगर लिया, लाइबिलिटी तो है ही है, लेकिन बिजनेस के अपने पास रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे उतने ही अमाउंट से, तो 2 लाख से उसके रिसोर्सेज भी बढ़ गए। फिर से यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ड्राइव होती है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वो आपके सिलेबस का एक टॉपिक भी है, अकाउंटिंग इक्वेशन, और मैं वो टॉपिक इसी टाइम जो है आपको खत्म कर लूंगा, क्लियर कर दूंगा वो टॉपिक, वो इसी कंसेप्ट से जो है ड्राइव होता है। तो आप लिखिए, इसी कंसेप्ट से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनेगी दैट इज ओनर्स कैपिटल, या जिसे आप इक्विटी भी बोलते हैं, और इक्विटीज, ओनर्स कैपिटल और इक्विटीज प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ऑनर्स कैपिटल और इक्विटीज, यहां पर कितना था ऑनर कैपिटल, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी राहुल वाली, कि राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑनर का पैसा जो था कितना था, वो 1 लाख था।
प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी थी, जो आपने बैंक से लोन लिया हुआ था, जो कंपनी ने बैंक से बोरो किया था, दैट इज 2 लाख। एसेट कितनी बन गई टोटल, यानी कि कैश कितना आया बिजनेस के पास, 1 लाख जो राहुल ने इन्वेस्ट किया था प्लस 2 लाख कौन सा जो अपने बैंक से लाया था, वो कैश भी तो हमारे पास ही पड़ा है, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। ये देखिए गाइस, यही जो है अकाउंटिंग इक्वेशन भी है, और ये कहां से ड्राइव होती है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से। जितनी लायबिलिटीज होंगी अगर बिजनेस के पास, उतनी ही उसके पास एसेट्स भी होंगी। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होगा। ये कौन कहता है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर है गाइस? तो चलिए थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन को आप 2 साइड रिकॉर्ड करते हो, कुछ आइटम डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजैक्शन की, और एक आइटम जो उसकी कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, क्रेडिट में। लायबिलिटीज कौन कौन सी, मैंने कहा जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड ओनर्स कैपिटल और इक्विटी, प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ये क्या है, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वहां पर आपके पास वो मे बी ओनर्स कैपिटल दे दें और एसेट्स दे दें, और आपको कहें कि इसमें से जो है कैलकुलेट कीजिए आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होगी। या कभी कभी आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही आपके पास 3-4 फॉर्मूलाज दिए होंगे और उनमें से कहा होगा कि इनमें से करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। इस तरह के एमसीक्यूज जो है आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में से। इसके ऊपर हम बहुत से एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको ड्यूअल एस्पेक्ट को इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नाउ गाइस, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। याद आया, कुछ रियलाइजेशन कंसेप्ट भी मैंने कहा था कि दोनों जो है रिलेट करते हैं आपस में। रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या पढ़ा था आपने कि अगर आपकी कोई एसेट जो है उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, ओके, आप उस बढ़ी हुई वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करोगे कब तक, जब तक आप उसको मटेरियलाइज ना कर दो। मीन्स कोई भी, मैंने उसमें एग्जांपल दी थी कि आपकी एक बिल्डिंग है, मैंने उसकी कॉस्ट पाई थी कि 50,000 है, आपके पास कितने की शो हो रही है, वो 50,000 की। वो मैंने आपको बताया था कि 10 लाख की बिल्डिंग थी, उसमें से हर साल आप डेप्रिसिएशन लेस करते गए 2020 तक आते आते वो बिल्डिंग 50,000 की रह गई। और आप कुछ टाइम के लिए बाहर जाते हो अपने घर से बाहर, और वहाँ पर आप कुछ बात चल रही है आपकी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये बिल्डिंग मैं कम से कम 2-3 लाख में खरीद लूँ। ओके, लेकिन उस इंक्रीज्ड वैल्यू को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये आपने पढ़ा था रियलाइजेशन कंसेप्ट में, क्योंकि मैंने कहा था कि उस इंसान ने, जो बाहर पर्सन आपके बिल्डिंग के रिलेटेड जो बात कर रहा था कि क्या वो बिल्डिंग आपसे परचेज करे या ना करे, आप पहले ही अपना बेनिफिट क्यों दिखाते हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं ना करता है। बातचीत चल रही थी, आपने सुना मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है, मेरी बुक्स में तो 50,000 हो रही है, यार एक काम करता हूँ मैं भी इसकी वैल्यू जो है इन्फ्लेट करके 2 लाख कर देता हूँ। ऐसा रियलाइजेशन कंसेप्ट मना करता है, ऐसा ना कीजिए। वही बात कंजर्वेटिज्म भी कहता है कि एक कंजर्व अप्रोच फॉलो कीजिए, एक प्रूडेंस अप्रोच फॉलो कीजिए। फ्यूचर के कोई भी बेनिफिट्स को अभी एंटिसिपेट ना करें, अभी उनको रिकॉर्ड ना कर दें, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि कहीं से हमें लॉसेस हो सकता है, उसे अभी ही रिकॉर्ड कर दो। ये बात कौन करता है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि फ्यूचर के बेनिफिट्स को रिकॉर्ड ना करें लेकिन फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड कर दें। इसीलिए ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है ना, डेप्रिसिएशन, या मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन या फिर कंपनी कुछ प्रोविजंस भी क्रिएट करती है, प्रोविजन फॉर डेप्ट्स। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेट्स, इसी कंसेप्ट की वजह से जो है इनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। देखिए, डेप्रिसिएशन मींस आपको पहले ही मान के चलना है कि मेरी जो एसेट है वो इस साल में इतनी वेयर एंड टेयर उसका हो जाएगा, इतनी वो यूटिलाइज हो जाएगी, इतना उसकी वजह से उसको यूज करके उसका इतना नुकसान हो जाएगा। सेम इज द केस विद द प्रोविजन फॉर डेट्स। प्रोविजन फॉर डेट्स का मतलब क्या है? डेट्स मींस आपकी एसेट्स,
जो आपने लोगों से पैसा लेना है। आपने सपोज क्रेडिट सेल की थी, उनको उधारी में चीज़ें बेची थी, अब उन लोगों ने आपका पैसा देना है, तो उन्हें हम कहते हैं डेटर्स। क्या कहते हैं उन लोगों को हम? डेटर्स, जिन लोगों ने आपका पैसा देना है। अब देखिए डेटर जो है, मैं उन्हें एक टाइम जो है, टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आपको इस टाइम पीरियड तक जो है हमारा पैसा पे करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके डेटर जो हैं वो वीक हैं, यानी कि वो आपकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो भी पहले से सोच के चलना है कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा मिस्टर एक्स जो है जिसने मेरे से 50,000 का सामान लिया था, मैं मान के चलता हूँ कि इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही फाइनेंशियली, और मे बी मुझे जो है वहाँ से 10,000 का नुकसान हो जाए, वो मुझे सिर्फ 40,000 ही दे पाए। और आप उसके लिए पहले क्या कर लेते हो? प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो, प्रोविजन फॉर डेट्स जिसे मैंने लिखा। ओके गाइस, तो ये किसकी वजह से रखा मैंने प्रोविजन? मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो की कि लॉस मुझे हो सकता है, वो जो मैंने चीज़ें उधारी पर दी थी उस मिस्टर एक्स को, मे बी अब वो मुझे उसमें से 10,000 जो है पेमेंट नहीं कर सकता है। क्यों? रीज़न क्या है उसका? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ठीक नहीं है, तो आपने उसके लिए प्रोविजन रख लिया। अब गाइस यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है कंजर्वेटिज्म अप्रोच का, और उसका डिसएडवांटेज जो है दैट इज लिमिटेशन। क्या है इसकी? कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही बता रहा हूं। लिमिटेशन है इसकी सीक्रेट रिजर्व। एक टर्म मैंने आपको बताई थी विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग में किया जाता है, बहुत अच्छे से आप अपनी स्टेटमेंट्स को शो करते हो। मींस प्रॉफिट अगर आपका 1 लाख का है, मे बी आप अपने बुक्स में 2 लाख का शो करें, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। इन्फ्लेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी फिगर्स को शो करना। ऐसा क्यों? ताकि इन्वेस्टर जो हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ओके, वो आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, आपके वो प्रोडक्ट्स जो हैं परचेज करें, आपकी कंपनी में वो शेयर्स जो है इन्वेस्ट करें, शेयर जो है खरीदें वहां से। तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ये हम पढ़ चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में मैंने बताया था। उसी का ऑपोजिट है सीक्रेट रिजर्व। विंडो ड्रेसिंग में क्या करते हैं हम? चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। सीक्रेट रिजर्व में क्या करते हैं? हाँ, अपनी लॉसेस की फिगर जो है ज्यादा बढ़ा देते हैं, लॉसेस की फिगर को ज्यादा शो करना। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रोविजन आपने जो है 50,000 का आपने किसी से पैसा लेना था 50,000, क्यों? क्योंकि आपने उसको उधारी पे सामान दिया था, आपको लग रहा है कि 10,000 मुझे नहीं मिल सकता है, तो आपने कितना 10,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया। इस प्रोविजन क्रिएट करने से क्या हुआ? आपका ना प्रॉफिट जो है कम होने लग जाता है। क्लियर है? क्योंकि देखिए 50,000 की इनकम होनी थी, आपने 50,000 शो नहीं की, आपने कितनी शो कर दी? 40,000 की। 10,000 के आपने कहा कि मेरे को लॉसेस हो जाएंगे, तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है कम हो गया। अब प्रॉफिट कम करने का भी क्या बेनिफिट होता है कंपनी को? प्रॉफिट बढ़ाने का तो मैंने बता दिया, विंडो ड्रेसिंग। उसका बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी के पास कस्टमर या प्रोडक्ट्स उनके अच्छे से परचेज होते हैं, या उनके पास इन्वेस्टर आना शुरू हो जाते हैं। अब लॉस, प्रॉफिट को कम दिखाने का बेनिफिट देखिए क्या है? क्योंकि कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना उसको जो है टैक्स भी पे करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा टैक्स लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर कंपनी जो इस तरह की रिजर्व क्रिएट करना शुरू कर दी, ज्यादा प्रोविजन बना दिया, डेप्रिसिएशन में ज्यादा ही वैल्यू डाल दी, जितनी है उससे भी जो है ज्यादा डाल दी, तो वो आपके जो है किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। और एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है मे बी कंपनी जो है अपनी लीगल फॉर्मेलिटी जो है पूरी नहीं कर रही है। ओके, कंपनी देख रही है मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, मुझे जो है टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये इस कंसेप्ट का एक लिमिटेशन भी है। आपसे पूछ सकते हैं कि सीक्रेट रिजर्व जो है वो किस कंसेप्ट का जो है लिमिटेशन रहता है? किसका रहता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का। इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से कंसेप्ट से ड्राइव होती है? तो आपको मैंने बता दिया, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कंसेप्ट ये कहता है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ द इक्वल अमाउंट, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? देन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिए। किस चीज में फॉलो कीजिए? वो प्रैक्टिसेस या वो मेथड्स जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी उन्हीं को ही फॉलो करना है। तो देखिए, प्रैक्टिसेस और मेथड्स वन सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। वही मेथड आपको जो है अप्लाई करते रहना है। इसकी मैं एग्जांपल बता दूं, डेप्रिसिएशन की एग्जांपल देता हूं मैं।
डेप्रिसिएशन के अगर मैं बताऊं तो दो तरह के मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अभी मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। नंबर वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और नंबर टू इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड किसके हैं? डेप्रिसिएशन के। इसके अलावा बहुत से मेथड हैं डेप्रिसिएशन के भी, लेकिन अभी मुझे ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये दो मेथड लिखे आपके पास। अब इसको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरह से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कैसे निकाला जाता है। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो आपको कमिंग ईयर जो भी आएंगे, जो भी आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स होंगे, उनमें आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करना है। अब आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है यूज नहीं कर सकते हो, या अगर आपने रिटन डाउन पहले से यूज किया हुआ है तो रिटन डाउन मेथड को ही जो है कंसिस्टेंटली जो है फॉलो करना है नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में भी। इससे क्या होगा कि आप अपने फिगर्स को जो है कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने 2018 में स्ट्रेट लाइन अडॉप्ट किया, 2019 में रिटन डाउन करते हो, फिर से 2020 में स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करते हो, तो होगा क्या, आपके डेप्रिसिएशन की फिगर जो है वेरी करती जाएंगी। अगर डेप्रिसिएशन वेरी कर रहा है मींस आपका एक्सपेंस वेरी कर रहा है, तो होगा क्या कि आपका प्रॉफिट भी फिगर जो है वो सही नहीं होंगी, वो रिलायबल फिगर्स नहीं होंगी वो। इसलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको जो मेथड आपने पहले से अडॉप्ट कर दिया है उसी मेथड को कंसिस्टेंटली नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में भी उसी को फॉलो कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे, दैट इज मटेरियलिटी कंसेप्ट, और आपका लास्ट कंसेप्ट है। ओके गाइस, तो लास्ट कंसेप्ट है आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ऑल द आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, and any insignificant item which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the business users need should not be disclosed in the financial statements। मटेरियलिटी कंसेप्ट बात करता है कि क्या स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जो चीज़ मटेरियल है, जिनकी इंपॉर्टेंस है, जिनका बिजनेस के ऊपर एक इफेक्ट पड़ सकता है, उन्हें ही रिकॉर्ड कीजिए। और दूसरी आइटम्स जिनका कोई भी रेलिवेंस नहीं है, या जिनका इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ही कम है या ना के बराबर है, या जो फिर अकाउंटेंट के ऊपर सिर्फ वर्कलोड ही बना सकते हैं, बाकी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं, उस तरह के आइटम्स को अपनी बुक्स में या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं कीजिए। रिकॉर्ड किसको करना है? जिनका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट आपकी बिजनेस पर पड़े, उन्हें रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड किसको नहीं करना है? जिनका इकोनॉमिक इफेक्ट कुछ भी नहीं है, या जो सिर्फ अकाउंटेंट का वर्कलोड बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ आपको, बिजनेस के पास पेन भी है, बुक्स भी है, कैलकुलेटर भी है, वो भी एसेट्स ही होती हैं, लेकिन उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या ज़रूरत है? वो बहुत ही माइनर सा अमाउंट होगा, 1 रुपये या 2 रुपये। अब पेन ही 10 रुपये का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या चार्ज किया जाए? या बुक्स ही हैं, उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए? 5 रुपये, 6 रुपये। अगर आपका बिजनेस करोड़ में जा रहा है तो आपको ये 1 रुपये या 5 रुपये की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इफेक्ट जो है नील के बराबर होगा। ठीक है, सपोज एक कंपनी है जिसका जो है टोटल बिजनेस जो है 10 लाख का है। ओके, वो अपनी बिल्डिंग जो है रिपेयर करवाते हैं, और बिल्डिंग की रिपेयर पे उसको 5,000 का जो है खर्चा आ जाता है। उस बिज़नेस के लिए, यानी कि जिसका कितना बिजनेस है 10 लाख का, उसके लिए वो 5,000 की जो ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ इकोनॉमिकली इफेक्टिव ट्रांजैक्शन। 5,000 उसके लिए मायने रखता है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक बिजनेस है जिसका जो है टर्नओवर या जिसका प्रॉफिट जो है बिलियन करोड़ में रन कर रहा है, उसके लिए वो 5,000 की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ये कौन कहता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। ये साइज पे भी डिपेंड करेगा, आपके बिजनेस का कितने अमाउंट का टर्नओवर रहता है, कितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। और ये आइटम्स के इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअल आइटम्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने पेन, बुक या कैलकुलेटर के एग्जांपल बताई आपको, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या भी चार्ज करना है। सो गाइस, ये था आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ आपका जो गैप का जो कंसेप्ट था वो मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, इस कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से ये लेक्चर ज़रूर देखना। जो भी मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है, जो जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, उन्हें अच्छे से नोट कर लेना। ओके गाइस,
तो चलिए इसी के साथ मैं ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम गैप वर्सेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जितना हो सके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।